नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पटना से है, जहां पर कार ड्राइवर को गोली मार दी गई और गोली मारकर कार ड्राइवर से कार को लूट लिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। खुसरूपुर थाना इलाके की घटना है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने एक कार सवार को गोली मार दी। कार ड्राइवर को गोली मारकर उसकी कार छीन ली गई। तो अकेले जा तो कार ड्राइवर को अपराधियों ने गोली मारी। बाइक पर ये अपराधी सवार थे जिन्होंने कार ड्राइवर को गोली मारी। उसके बाद कार को लेकर अपराधी फरार हो गए। फिलहाल जो कार ड्राइवर था उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शालीमपुर की तरफ से चिल्लाते हुए आया टू व्हीलर बाइक, बोला कि सर हमारी गाड़ी को लूट लिया गया है और सर हमको गोली मार दिया गया है। तो हम लोग गाड़ी के पीछा करते हुए फतुहा बॉर्डर तक गए, लेकिन फतुहा बॉर्डर के बाद हम लोग की गाड़ी आग से बहुत दूरी चली गई। तो हम लोग इसको पहले इसका इलाज कराने के लिए इसको हम लोग फतुहा हॉस्पिटल में लेके आए। बाकी यहाँ से हम लोग इसको पीएमसी से लेके जा रहे हैं। और उधर बिहार के गया जिलों में इन दिनों अपराधी काफी सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र से है, जहां रंगदारी की डिमांड पूरी नहीं करने पर एक अपराधी गिरोह ने तरवन मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप में आग लगा दी। इस दौरान अपराधियों ने वहीं पास में खड़ी स्कूल बस को भी और बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कुछ अपराधी पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहे हैं। सभी अपराधियों के हाथ में हथियार है और वो पंप कर्मी से बहस कर रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने आग लगा दी। इस घटना के बाद बांके बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और वहीं नवादा जिले में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक खुलेआम फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के पाली कला पंचायत स्थित देवरा गांव का बताया जा रहा है। युवक की ओर से किए जा रहे फायरिंग का कारण जमीनी विवाद है। वायरल वीडियो में युवक फायरिंग के साथ साथ दूसरे पक्ष के लोगों को धमकी भी दे रहा है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर वीडियो में दिखाई पड़ रहे युवक की तलाश में जुट गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां पर फर्जी सिम कार्ड लेने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 106 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अलग अलग थानों में 12 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। तो गोपालगंज में कई लोग फर्जी सिम निकाल रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खुफिया विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है और 106 लोगों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग थानों में 12 एफआईआर ऐसे लोगों पर दर्ज किए गए हैं जो फर्जी सिम निकालकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। कांडों दर्ज किए कांडों में अनुसंधान जारी है और इसमें किन व्यक्तियों के द्वारा गलत कागज़ के आधार पर सिम जारी किए गए और किन किन व्यक्तियों के द्वारा गलत पेपर देकर सिम प्राप्त किए गए और उन सिम को प्राप्त करने की क्या मंशा थी, इन सभी बिंदुओं पर सभी आईओएस जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य हम लोग को सामने आएगा आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर राज्यसभा उम्मीदवारी का मामला है। ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। प्रत्याशी पर अब फैसला लेंगे नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह के सवाल पर चुप्पी साधी है उन्होंने। सीएम है सर्वमान्य पार्टी के नेता और टिकट पर भी सीएम ही फैसला लेंगे। अनिल हेगड़े सम्मानित कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने अनिल हेगड़े को सम्मान दिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दे, ललन सिंह ने राज्यसभा के उम्मीदवारी पर बड़ा बयान दिया है। हालांकि आरसीपी सिंह के ऊपर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने चुप्पी साधी और कहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। हेगड़े साहब पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और आज तक पार्टी के लिए उन्होंने समर्पण भाव से लंबे समय तक, स्वर्गीय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेकर आज तक उन्होंने काम किया और कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं। ये हम लोग के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच थी
कि उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजकर उनको सम्मान देने का निर्णय उन्होंने लिया और इसकी जितनी जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए, वो कम होगा। सर, एक सीट पर आरसीपी सिंह के जगह पे कौन? आरसीपी सिंह अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। और आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने के सवाल पर जहां ललन सिंह ने चुप्पी साध ली, वहीं इसी सवाल पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी गोलमोल जवाब देकर बचते दिखे। पार्टी की तरफ से तो आप लोगों को पता है कि अनिल हेगड़े जी का नाम घोषित हो चुका है। अनिल हेगड़े जी नामांकन करेंगे कल और अगले महीने ही तो हो गया है। दूसरा के लिए इंतजार कीजिए। जिस तरह से अनिल हेगड़े जी का नाम पार्टी ने अनाउंस किया समय पर, उसी तरह से समय पर अगला नाम भी घोषित हो जाएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो राज्यसभा चुनाव पर जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट के नाम पर अटकलें तेज हैं। पार्टी आरसीपी को रिपीट करेगी कि नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इन सब के बीच जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। न्यूज 18 के सवालों को आरसीपी सिंह टालते रहे। दिल्ली में हमारे सहयोगी अमितेश ने कई बार उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने हर एक सवाल को टाल दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा है कि एक सीट पर किंग महेंद्र वाली सीट पर तो अनिल हेगड़े जा रहे हैं, दूसरी सीट पर जो आपकी सीट खाली हो रही है, क्या दोबारा आपको पार्टी भेज रही है? आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इस सिलसिले में पार्टी के कमान से? ये सब कहने की चीज होती है जी। तो क्या सर आप जा रहे हैं? ये हमको क्या पता है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा तो रहे? क्या सर बात हुई है मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ बात हुई है? आपको इससे क्या मतलब है? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आयोग के तरफ अरे मैंने बताया ना कि 24 तारीख को आएगा। चलिए ना, 24 तारीख को क्या आएगा सर? 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होता है जी, तब प्रक्रिया शुरू होती तो है। क्या पार्टी की तरफ से कुछ अभी तक तय किया गया है? आपको भेजा जाएगा। और आरजेडी से राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मीसा भारती का राज्यसभा जाना लगभग तय है, जबकि दूसरे नाम को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। दूसरे नाम में हिना शहाब का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि हिना शहाब दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। वहीं अब्दुल बारिश सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद दोनों नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। बिहार में शराबबंदी है, इसे सख्ती से लागू कराया जा रहा है। जगह जगह चेक पोस्ट पर जांच तेज कर दी गई है। शराब की बरामदगी तो होती ही है, लेकिन गोपालगंज में गाड़ी की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में चांदी जब्त की गई है। गाड़ी में 2, 4, 10 किलो नहीं बल्कि 200 क्विंटल से यानी कि 2 क्विंटल से भी ज्यादा चांदी की खेप पकड़ी गई है। तस्वीरें देखिए। एक गाड़ी के अंदर बक्से में रखे ये सफेद सा दिख रहा कोई पैकेट नहीं बल्कि चांदी की ईंटें हैं। जी हाँ, चांदी की ये खेप 2, 4, 10 किलो नहीं बल्कि 2 क्विंटल 32 किलो चांदी है, यानी कि 232 किलो सिल्वर। तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां शराब की टोह से निकली उत्पाद विभाग की टीम ने जैसे ही कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट से गुजर रही इस लग्जरी गाड़ी की तलाशी ली तो सभी के होश उड़ गए। देखिए कैसे एक बॉक्स में छिपाकर चांदी की इतनी बड़ी खेप ले जाई जा रही थी। दरअसल 2.25 क्विंटल से ज्यादा चांदी की ये खेप इस लग्जरी गाड़ी से कानपुर से दरभंगा भेजी जा रही थी। लेकिन एक्साइज विभाग की टीम को जब गाड़ी पर शक हुआ और तलाशी ली गई तो बगैर कागजों के ही चांदी की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। नियमित वाहन जांच हो रहा था तो शक के आधार पर क्रेटा कार को रोका गया। तो जांच के क्रम में इसकी पिछली सीट में एक लॉकर बना के रखा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि इसमें चांदी है जो कानपुर से दरभंगा जा रही है। 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक ड्राइवर हैं और एक चांदी के कारोबारी हैं। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट के पास से पकड़ी गई चांदी की खेप से जाहिर है कि तस्कर कितने बेखौफ हैं। तस्करों की पहचान दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार निवासी मनोज गुप्ता और ड्राइवर शिव शंकर महतो के रूप में की गई है।
इससे पहले भी चेक पोस्ट से 27 मार्च को लग्जरी कार से 3.5 करोड़ कैश बरामद हुआ था। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बक्सर से बड़ी खबर है, जहां पर गंगा घाट पर लगातार नियम तोड़े जा रहे हैं। नाव पर ओवरलोडिंग जारी है। मुंडन संस्कार में भीड़ जुटी थी और इस दौरान प्रशासन की टीम नदारद दिखी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इन नावों पर ओवरलोडिंग का खेल जारी है और यह किसी बड़े हादसे को न्योता देने के बराबर है। इतनी बड़ी भीड़ एक साधारण नाव पर किसी भी वक्त हादसे का शिकार ये नाव हो सकती है। सरासर ये दुर्घटना का दावत दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना ज्यादा भीड़ है, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं है। नाव का परिचालन आप देख रहे हैं कि क्षमता से अधिक नाव चला जा रहा है, ओवरलोड हो रहा है। अभी पिछले दिन कुछ दिन हुआ आपका दुर्घटना हुआ था, एक महिला की मौत हो गई थी। मुंडन संस्कार को लेकर के बक्सर के रामरेखा घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ रामरेखा घाट पर पहुंची है और इस मुंडन संस्कार में जो विधि होती है वो एक बाघ की रस्सी होती है, जिसे इस पार से उस पार श्रद्धालु उस बाघ की रस्सी नाव के सहारे पार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी मुंडन संस्कार के दौरान एक यहाँ नाव हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी और 2 महिला जख्मी हो गई थी। हालांकि यह घटना जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में हुआ था। बावजूद इसके आज किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है, जिस पर नाव का जो परिचालन है, जो नाव पर जो सवारी हो रही है वो ओवरलोडिंग ना हो। आप देख सकते हैं किस कदर से जो नाव है उनका परिचालन गंगा नदी में हो रहा है और नाव पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, गाजे बाजे के साथ पहुंचे हुए हैं। ये घाट की तस्वीर है जिस पर लोग सवार हो रहे हैं और बाघ की रस्सी है जिस पर महिलाएं लेकर के उस रस्सी को इस पार से उस पार जाती हैं। संख्या की अगर बात करें तो पूरी गंगा नदी में जो तस्वीर सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव का परिचालन बेरोक टोक तरीके से हो रही है। किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था इस घाट पर मौजूद नहीं है, जहां इस फिर कोई ऐसी घटना ना हो जिस पर कि पुनरावृत्ति ना हो इस घटना की, इसे रोका जा सके। तो कहा सकता है कि आज मुंडन संस्कार के मौके पर भी वही तस्वीर सामने है, जिस तरह से लोग भारी संख्या में नाव पर बैठ रहे हैं और इस पार से उस पार इस मुंडन संस्कार की विधि को कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। अगर जनप्रतिनिधि जागरूक हो तो गांव वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बात को सही साबित किया है कहलगांव के अरार पंचायत के युवा मुखिया ने। हाथ में कुदाल लेकर लगातार काम कर रहे इस युवा को देखिए। यह कोई आम व्यक्ति नहीं और ना ही कोई मजदूर है। ये कहलगांव के अरार पंचायत के मुखिया कृष्णा सागर हैं, जो पंचायत के लोगों को सुखाड़ और पानी की किल्लत से राहत दिलाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिससे बंजर हो चुकी पंचायत की जमीन फिर से उपजाऊ हो सके और लोगों के लिए खेती लाभदायक हो सके। तिलका मांझी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे कृष्णा सागर जब लॉकडाउन के दौरान गांव गए तो उन्होंने पानी की कमी से बंजर हो चुके पंचायत की जमीनों को देखा। इसको लेकर जब उन्होंने लोगों से बात की तो लोगों ने उन्हें इसका कारण बताया, जिसके बाद इस युवा ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए बिना किसी सहयोग और सहायता के खेतों तक पानी लाने के लिए जुट गए। युवक की तरफ से किए गए मेहनत का परिणाम दिखने लगा है और बंजर जमीनों तक पानी भी पहुंचने लगा है, जिसका लाभ पंचायत के गांवों के साथ साथ आसपास के पंचायतों को भी हो रहा है। किसान खेत में लगी फसल को देखकर खुश हैं और वाटरमैन की भूमिका निभाने वाले युवा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हमारे गांव के जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, ये पहले पानी के बारे में सुझाव दिए कि जहां से अतिक्रमण है वहां से मुक्त किया जाए, पानी लाया जाए। तो गांव के सभी किसानों को लेके एकजुट हुए, गए, पानी लाए, वहां से खुदाई करके पानी लाया, उसके बाद पानी आया तो खेती करना हम लोग शुरू कर दिए। पंचायत के लोगों के लिए नहर पर बने बांध को काटने वाले ये युवक पंचायत के साथ ही आसपास के लोगों के लिए मिसाल बन चुका है, जिसका नाम सभी लोगों की जुबान पर है। लग तो नहीं रहा था, लेकिन गांव वाला का भी साथ मिला
लेकिन हौसला जरूर था कि पानी पहले जब आता था तो रूट जरूर बना हुआ है, अगर सिर्फ उसको दिशा दिया जाए तो संभव है, और पानी आया। पंचायत के लोगों के लिए पसीना बहाने वाले इस युवा की मेहनत को देखकर स्थानीय लोगों ने पंचायत चुनाव में भारी मतों से जिताकर पंचायत का मुखिया बना दिया, जिससे पंचायत की अन्य समस्या भी दूर हो और पंचायत विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी सेविका बहाली के साथ साथ केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले पोषाहार में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने योग्यता और मेधा सूची के आधार पर सेविका बहाली करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि बहाली प्रक्रिया में बदलाव से सेविका बहाली में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलने वाले पोषाहार में विभिन्न तरह के व्यंजनों को परोसे जाने की बात कही, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग खाने का स्वाद ले सकें। नहीं, बदलाव के लिए हम लोग बहुत पहले से तैयारी चल रही थी और वो तैयारी पूरी हो गई है। उसमें मुख्य रूप से जो आम सभा है जिसके कारण विलम्ब होता था, और चूंकि आम सभा में लोग अपने मन पसंदीदा अभ्यर्थी को चुनने का प्रयास करते थे और उसमें नहीं होने पर आम सभा बार बार कैंसिल होता था। फिर 3 आम सभा में एसडीओ को मौका मिलता था करने का, फिर एसडीओ भी उसमें शामिल नहीं हो पाते थे अपने प्रतिनिधि। और अब बात बिहार में ज्ञानवापी पर हो रही सियासत की। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में लगातार 3 दिन तक चले सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद दावों के तूफान हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने बयान हैं। तीसरे दिन के सर्वे के बाद खबर आई कि नंदी का इंतजार पूरा हुआ और बाबा मिल गए। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के भीतर वजूखाने में शिवलिंग मिला है। 353 सालों के बाद आखिरकार बाबा विश्वनाथ मिल गए। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है। मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए हर कोई अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसी विषय को असहिष्णु भारत कहने वाले तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायालय पर अविश्वास पैदा कर अपनी राजनीति का रोटी सेकना चाह रहे हैं। ज्ञानवापी के मामले में अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दावों को हम सच नहीं मान सकते। कोर्ट में जांच वाली कमेटी जब प्रमाण पेश करेगी उसके बाद कोर्ट खुद बता देगा कि वहां क्या है क्या नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को उठा करके कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से फिरकावाराना माहौल इस मुल्क में बने। ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने ये साबित किया है कि मुल्क के सभी लोगों को, खास तौर से बनारस के ज्ञानवापी के जो मुसलमान हैं वहाँ पे जो नमाज पढ़ते हैं, उनको उनके हुकूक दिए गए हैं। ज्ञानवापी को लेकर के जिस तरह से आज विवाद खड़ा हुआ है, इतिहास को कुदेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय न्यायालय में मामला है, माननीय न्यायालय से जो फैसला आएगा सबको मान्य होगा। निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा, तो ये बड़े दिल करके उस पे अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्थ है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।